आज जो हमारा परफेक्शन है इसका वॉल्यूम 5, ठीक है, महीने अप्रैल की बात करेंगे। तो कौन सा टॉपिक है हमारा? पर्यावरण का टॉपिक है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग किस टॉपिक को देखा था? तो कल की क्लास की बात करेंगे तो हम लोगों ने, हम्म। ठीक है, इससे पहले साइंस एंड टेक था ना, ठीक है, साइंस एंड हम्म। टेक का टॉपिक को देखा था। आज हम लोग को वॉल्यूम 5 में, ठीक है, जो कि अप्रैल महीने का, इसमें किस टॉपिक को देखना है? हम लोग को मुख्यतः पर्यावरण के टॉपिक को देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिणी नौसेना कमान में, ठीक है, सेमिनार मेघयान 24 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले मेघयान 24 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला प्रश्न ये है। तो दक्षिणी नौसेना कमान में, ठीक है, दक्षिणी नौसेना कमान में सेमिनार किया गया, इसका नाम है मेघयान 24। क्या नाम है इसका? मेघयान 24, ठीक है। मेघयान 24 का संचालन नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मेघयान 24 का संचालन कौन करता है, ठीक है। तो नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल, भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र, सबके द्वारा इसका मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मौसम, यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्मृति में आयोजन किया गया, ठीक है। तो मेघयान 24 की बात करेंगे तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्मृति में क्या किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 2024 के लिए निर्धारित सेमिनार का विषय क्या है? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 2024 के लिए निर्धारित सेमिनार का विषय की बात करेंगे तो जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में था। ये आपका क्या था? विषय था, ठीक है। नौसेना संचालन में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करते हेतु मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए इंदिरा इंदिरा नामक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले इंदिरा को लॉन्च किया गया। इंदिरा का फुल फॉर्म क्या होता है देखेंगे, ठीक है। इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। क्या होता है इंदिरा का फुल फॉर्म? ठीक है। तो इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस की बात करें, क्या होता है? इंदिरा का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया इंदिरा का? तो इंदिरा को लॉन्च किया गया नौसेना संचालन में, ठीक है। नौसेना संचालन त्वरित, त्वरित का मतलब तुरंत, ठीक है, मतलब बहुत ही तत्परता से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने, तो मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए, मतलब वेदर फोरकास्ट जो होता है उसके लिए इंदिरा को लॉन्च किया गया, जो कि मतलब क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन है इंदिरा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दक्षिणी नौसेना कमान में एक सेमिनार आयोजन किया गया जिसका नाम क्या है? मेघयान 24, ठीक है। अब आते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करेंगे, मृदा सदन की चिंताजनक दर आपको देखने को मिली। आईआईटी बॉम्बे ने कहा है, भाई पश्चिमी घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो आप मृदा संरक्षण की चिंताजनक स्थिति है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने लैंडसेट, ठीक है, क्या नाम है? लैंडसेट 8 वर्षा रिकॉर्ड आदि के डेटा का उपयोग करके 1990 और 2020 के मध्य, ठीक है, अध्ययन किया, मतलब 30 वर्षों का अध्ययन किया, ठीक है। कितने वर्षों का अध्ययन किया गया? 30 वर्षों का अध्ययन किया गया। तमिलनाडु और गुजरात में, ठीक है, WGR, ठीक है, क्या होता है? WGR, ठीक है, वेस्टर्न घाट रीजन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, में कुछ हिस्सों में मिट्टी के कटाव में क्रमशः 121 और 119% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। मतलब मिट्टी के कटाव जो हो रहा है बहुत अधिक तेजी से हो रहा है, जो कि मतलब क्या है? किसी भी क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, ठीक है। ये डाटा की बात करेंगे, पश्चिमी घाट रीजन जिसको WGR के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन के नाम से जानते हैं, फिर पश्चिमी घाट क्षेत्र कह लीजिए, वहां पे मृदा सदन की स्थिति की बात की चिंताजनक है। किसने ये डाटा प्राप्त किया? किसने दिया डाटा? तो आईआईटी बॉम्बे ने अध्ययन किया। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये बातें पता चली है, ठीक है। कितनी कटाव है? तो कटाव की बात करें 121 और 119% की वृद्धि दर्ज की गई। कब से कब तक का अध्ययन किया गया? तो 1990 से लेकर 2020 के अध्ययन के बीच में ये सारी जानकारी पता चली है, ठीक है। पूरे WGR में, ठीक है, पूरे WGR में भी बात करेंगे, अगर टॉप दर को कोई कम नहीं है, ठीक है, पूरे WGR में बात करेंगे 94% है। कुछ कुछ क्षेत्रों में तो ये बढ़कर कितना हो जा रहा है? तो कुछ कुछ क्षेत्रों में बात करेंगे बढ़कर कितना हो जा रहा है? तो कुछ कुछ क्षेत्रों में तो बात करेंगे बढ़कर 121 और 119% के आसपास चला जाता है, ठीक है। एवरेज कितना है पूरे क्षेत्र में? तो 94% है। पूर्ण रूप से 2020 में महाराष्ट्र के प्रति सब वर्ष महाराष्ट्र सॉरी 2020 में महाराष्ट्र में प्रति वर्ष सबसे अधिक 79 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी का नुकसान हुआ, जो कि केरल में सबसे कम नुकसान हुआ, ठीक है। तो अगर पूछेगा किस राज्य में, तो बात करेंगे 2020 में सबसे अधिक मिट्टी का नुकसान की बात करेंगे, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे अधिक मिट्टी का नुकसान महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे कम मिट्टी का नुकसान कहाँ पे हुआ? तो सबसे कम मिट्टी का नुकसान की बात करेंगे तो केरल में हुआ, ठीक है।
क्षरण के लिए पहचाने गए कारक में क्या हो सकता है? मिट्टी क्षरण के लिए कौन से कारण जिम्मेवार हो सकते हैं? तो लोग जानते हैं कौन सा कारण है। तो वर्षा के कारण मिट्टी का क्षरण की संभावना होती है। खड़ी ढलान और उच्च वर्षा, जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। चाय, कॉफी आदि के अस्थिर भूमि का उपयोग की खेती भी शामिल है, जो समुच्च रेखीय खेती कहते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से भी क्या हो सकता है? मिट्टी का कटाव हो सकता है। ठीक है, तो ये चिंताजनक स्थिति है जो कि आपको वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिला है, जहां पे लगभग लगभग कितना, तो देखेंगे यहाँ पे 94% मतलब बात करेंगे कटाव दर में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, आप देखेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 अधिसूचित की गई है। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में से संशोधन किया गया मतलब संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से नियम पहले आया होगा, फिर उसी में समय समय पे संशोधन किया जाता है। ठीक है, देखेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन और पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियमों को अधिसूचित किया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? ठीक है, ध्यान में 1986। रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1986 है। ठीक है, 1986 में जो नियम जो दिए गए उसके अनुसार मतलब क्या किया गया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में संशोधन किया गया। ठीक है, किस एक्ट में संशोधन किया गया है? तो 2016 के एक्ट में संशोधन किया गया, लेकिन इस एक्ट में संशोधन 2024 में किया गया। उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था? तो आधार ध्यान में रखिएगा 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। क्यों आधार बनाया गया इसको? तो जाहिर सी बात है, अगर बात करेंगे वातावरण में अगर क्या होता है, प्लास्टिक की मात्रा बढ़ेगी तो सबसे अधिक क्या होगा? पर्यावरण ही तो प्रभावित होगा। ठीक है, इसीलिए इस एक्ट के अनुसार 2016 के, ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ठीक है, ये जिला स्तर पर उत्पन्न प्लास्टिक कचरे और उपलब्ध प्लास्टिक कचरा प्रबंधन बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए जिला स्तर पर पंचायतों की जिम्मेदारी के लिए एक नया नियम भी शामिल करता है, पीडब्ल्यूएम। ठीक है, पीडब्ल्यूएम की बात करेंगे वही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हो जाएगा, मतलब प्लास्टिक अपशिष्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। नियम 2016 में अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण आदि से संबंधित ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी के प्रावधान थे। ठीक है, बाजार में किसी भी प्लास्टिक पैकेजिंग को पेश करने वाले ऐसे व्यक्ति ऐसे प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब वही व्यक्ति क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब देखेंगे और क्या है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना वापस लेने के असम के कदम पे रोक लगा दी है। ठीक है, तो सबसे पहले पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा का विषय, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसे पहली बार 1998 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो पोबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? तो असम में है। कहाँ पे? ध्यान में रखिएगा, असम में है। ठीक है, इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसको अधिसूचित कब किया गया था? तो 1998 में इसको अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था? 1998 में इसको अधिसूचित किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना अभ्यारण्य से संरक्षित दर्जा वापस लेने का राज्य सरकार का एक तरफा कदम अवैध था और संरक्षण प्रयासों को खतरे में डाल दिया। ठीक है, सरकार ने चाहा तो राज्य सरकार ने संपोती बोरा, ठीक है, पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उससे मतलब क्या कर सकते हैं, उसका मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जो अधिसूचित जो किया गया तो वो वापस लेना है। ठीक है, तो वो राज्य सरकार खुद नहीं ले सकती, उसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की क्या लेनी पड़ती है? मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, बात सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर भाई साहब नहीं ले सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट के इस कदम पे क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। ठीक है, अब हम पोबी तोरा के बारे में जानते ही है क्या? तो पोबी तोरा जाने के वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ेगा? ये असम में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? असम में। ठीक है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, पोबी तोरा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नहीं किया डजेंट मैटर। ठीक है, पोबी तोरा हमारे लिए करंट के फैक्ट में इंपॉर्टेंट है, असम में है। ठीक है, कहाँ पे? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पे स्थित है। किधर है? ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पे स्थित है। ठीक है, अब जाहिर सी बात अभ्यारण्य है तो कुछ ना कुछ प्राणी तो मिलेंगे। तो ध्यान में, ये एक सींग वाले गैंडे की उच्चतम सांद्रता के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसको पोबी तोरा के मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं पोबी तोरा को? हाँ, मिनी मिनी काजीरंगा। काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है? ध्यान रखें, मिनी मिनी काजीरंगा काजीरंगा। के नाम से जानते हैं पोबीतोरा को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये असम में जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की किस साइड है? ठीक है, उत्तर में है या फिर दक्षिण में स्थित है? किस साइड में स्थित है? तो ध्यान में रखें किस साइड में है। ठीक है, तो दक्षिण। ब्रह्मपुत्र नदी के किधर मिलेगा? तो आपको दक्षिण में मिलेगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर रेड अलर्ट जारी किया है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको क्या देखने को मिला? रेड अलर्ट जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान विभाग
इसको WMO कहते हैं, दुनिया में रेड अलर्ट जारी किया, ठीक है। WMO के महासचिव की बात करें, क्या ना, सेलेस्टे सैलो है, ठीक है। WMO के महासचिव कौन है? सेलेस्टे सैलो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नाम क्या है? सेलेस्टे सैलो है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, लिख दे रहा हूं। सेलेस्टे क्या है? सौलो इनका नाम है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंट को लेके रेड अलर्ट जारी किया। अब देखें क्या रीजन है रेड अलर्ट जारी करने का। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का कहना है कि पिछले साल हर बड़ा वैश्विक जलवायु रिकॉर्ड टूट गया और 2024 में और भी बदतर हालात हो सकते हैं। मतलब क्या, इन्वायरमेंट कंडीशंस को लेकर चिंता जाहिर की है। बोले से पहले का जो भी मतलब खराब से खराब रिकॉर्ड जैसे 2023 में क्या हुआ, टूटा है, अब 2024 में और भी स्थिति क्या हो सकती है? दयनीय हो सकती है, ठीक है। कैसा किनका कहना है? तो WMO का कहना है, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि औसत तापमान के 174 वर्षों के रिकॉर्ड रखने के उच्चतम स्तर पे अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह अंतर पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। मतलब 174 वर्षों का रिकॉर्ड जो था वैश्विक तापमान का, वो भी मतलब क्या हुआ, टूटा है, ठीक है। समुद्र का तापमान की बात करेंगे तो वो भी 65 वर्षों के आंकड़ों में सबसे गर्म स्तर पर पहुंच गया, ठीक है। मतलब 65 वर्षों में सबसे गर्म तापमान जो था समुद्र का, वो मतलब कब था? तो 2024 23 में था, और 24 में और भी स्थिति क्या हो सकती है? भयावह हो सकती है, ठीक है। 90% अधिक समुद्र में वर्ष के दौरान गर्मी की लहर की स्थिति का अनुभव किया गया। रिपोर्ट में अटलांटिक समुद्री बर्फ में बड़ी गिरावट देखी गई, ठीक है। और जब अंटार्कटिक समुद्री बर्फ में जब गिरावट देखी जाएगी तो इसका रीजन क्या होगा? समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है। समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत सारे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जिसका शिखर पिछले रिकॉर्ड से 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक कम मापा गया, ठीक है। यह क्षेत्र लगभग मिस्र के आकार के बराबर है, ठीक है। मतलब इतनी अधिक मतलब समुद्र बर्फ पिघला, लगभग मिस्र के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब उसका मतलब कम क्षेत्रफल देखा गया। मतलब उतना मिस्र का जितना टोटल क्षेत्रफल है ना, उतना बर्फ मतलब पिघल गया। बर्फ पिघल कर कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। वहां का समुद्र में जाने से क्या होगा? तो वहां का क्या होगा? उसका जल स्तर बढ़ेगा, जिससे वजह से क्या हो सकता है? जो जो सबसे नीचे रहने वाले देश, वो देश डूब सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ भी बोला जा रहा है। आप देखेंगे इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया है, ठीक है। मुंबई की भी स्थिति बताई जा रही है, जैसे भविष्य में हो सकता है मुंबई के साथ दिक्कत हो जाए। मालदीव जैसा देश के साथ दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही नीचे है, उनके साथ जल स्तर बढ़ने से बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? तो जल स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वैश्विक तापमान, ठीक है। वैश्विक तापमान अगर बढ़ेगा तो जल स्तर भी क्या होगा? वो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। अब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? इस समुद्र में, नदी में क्या आएगा? जल स्तर बढ़ेगा, उससे क्या होगा? मानव जीवन बहुत अधिक तक प्रभावित हो सकता है, ठीक है। 2023 के अंत में महासागर की गर्मी उत्तरी अटलांटिक में केंद्रित थी और तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस से भी क्या था? अधिक था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए समिति गठित की जाएगी, ठीक है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको किस राज्य में आपको दिखेगा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? क्या बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर? बिल्कुल, 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसमें जो पहला टाइगर रिजर्व जो था आपका, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी था। हालांकि अब इसका जिम कॉर्बेट इसका नाम नहीं रह गया, इसका नाम क्या रखा गया है? राम ठीक है, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क है। रीजन क्या है? क्योंकि अब भाई साहब रामगंगा नदी जो है इसके बीचों बीच से क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। जी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए समिति गठित की जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी के लिए, टाइगर टाइगर सफारी के कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। सफारी का आनंद लोग लेने जाते हैं, और क्या होता है इससे बहुत अधिक तक देखेंगे इनके, इनका जो क्या होता है, इनका जो लाइफ जो होता है बाघों वगैरह का, तो उनमें प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब जिम कॉर्बेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये उत्तराखंड के हिमालय के तलछी में स्थित है और भावर एवं निचले शिवालिक क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। एशिया में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है सो यही है, ठीक है। यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया, ठीक है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट की बात करेंगे तो बहुत बड़े मतलब शिकारी थे, ठीक है, ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। बाद में इन्होंने बहुत सारे बाघों को भी मतलब मार रखा था, लेकिन बाद में एक बाघ को क्या नाम था, क्या बोलते, चंपावत, ठीक है, मतलब चंपावत करके एक जगह था, वहां पे उन्होंने एक बाघ को मारा था, ठीक है। कुमाऊं में पड़ता है चंपावत, वहां पे उसने एक बाघ को मारा था। उनके बाद बाघ को मारने के बाद इनका हृदय क्या हो गया, मतलब उसने बहुत सारे इंसान को मार रखा था, लेकिन बाद में मारने के बाद जब उन्होंने देखा तो पता चला उनको पहले से गोली लगी हुई थी, बाघ को शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए हिंसक हो गई थी। तो उन्होंने बाद में बाघों को मारना छोड़ दिया और बाघों के बहुत बड़े संरक्षक बन गए, ठीक है।
अब बाघों को लेकर बहुत सारा काम उन्होंने किया है, ठीक है। तो बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से ही टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा, क्योंकि वहीं के रहने वाले, तो कुमायूं के क्षेत्र में ही जिम कॉर्बेट का निवास स्थान भी था, ठीक है। पेरू और चिली के मतलब उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था, देखिए सरकार बाघों के संरक्षण के लिए इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि बाघ तो वोट भी नहीं देते। अगर बाघ अगर वोट देती तो सरकार उनका भी संरक्षण जरूर करती। भारत सरकार बाघों के संरक्षण के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय था, तो बाघों का फ्यूचर भारत में क्या है, ठीक है। उनका कहना था कुछ समय के बाद भारत में बाघों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि राजे महाराजे जो बाघों का मतलब शिकार करना पसंद करते हैं, और सरकार इनको लेकर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाघ यहाँ तक कि वोट भी नहीं देता, ठीक है। उनका किताब है चंपावत और कुमायूं करके कुछ बुक है, उनमें उन्होंने ऐसा उसमें लिख रखा है, ठीक है। पेरू और चिली के तट के पास गहरे समुद्र में 4 विशाल समुद्री पर्वत की खोज हुई है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पर्वत आपको जमीन के ऊपर ही मिलेगा, समुद्र के अंदर भी आपको पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। तो कहाँ मिला है ये? तो पेरू और चिली, पेरू चिली की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। तो पेरू चिली के तट के पास में गहरे समुद्र में 4 विशाल समुद्री पर्वत की खोज की गई, ठीक है। समुद्र पर्वत, ठीक है। समुद्र पर्वत पानी के नीचे का पहाड़ है जिसकी खड़ी भुजाएं समुद्र तल से उठती है। अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष है, और आमतौर पर शंकु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं समुद्री पर्वत? तो शंकु का आकार के, तो शंकु आप लोग जानते हैं, शंकु आकार क्या है? ये शंकु है, ठीक है। इस प्रकार के आपको समुद्री पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बड़े सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वतों को, ठीक है, गोएट्स कहते हैं, ठीक है। बड़े सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वत को क्या बोलते हैं? गौट्स। क्या बोलते हैं? गौट्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। विश्व के प्रत्येक महासागरीय बेसिन में समुद्री पर्वत पाया जाती है, कोई अनोखा नहीं है। इसे पेरू और मतलब चिली के तट पर मिला है। जो भी समुद्री बेसिन होते हैं वहां पे आपको समुद्री पर्वत आपको देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा सुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, समुद्री पर्वत हवाई द्वीप का मौना लोआ है। कौन है? तो ध्यान रखें, मौना लोआ को ध्यान रखें। एक होता है सक्रिय होता है, एक होता है सुप्त होता है, एक होता है प्रसुप्त होता है, ठीक है। तो ये मौना लोआ जो है क्या है? एक प्रकार का समुद्री पर्वत है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हवाई द्वीप में मिलेगा, ठीक है। चलिए, बड़े सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जानते हैं? ग्योट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्योट्स बोलते हैं। अधिकांश समुद्री पर्वत की बात करेंगे, आमतौर पर इनके आकार कैसे होते हैं? तो शंकुआकार होते हैं। कैसे होते हैं? तो शंकु के आकार के आपको ये मुख्यतः आपको क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। किसका जारी किया है? तो तेंदुआ का स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। क्या निकल कर आया इस रिपोर्ट में, हमारे लिए जानना जरूरी है। तो 5वें चक्र के तेंदुए की आबादी का अनुमान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी किया गया। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, जो तेंदुए की आबादी का जो अनुमान जो निकल कर आया है, कैसे हुआ था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। यह बाघ रेंज वाले राज्यों में चतुवर्षीय बाघ सह शिकारियों शिकारियों शिकार और उनके आवास की निगरानी अभ्यास के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे रिपोर्ट में क्या है। भारत में तेंदुए के बारे में अनुमानित रूप से कितना है, ठीक है? 13,874 है। कितना है? 13,874 जो है भारत में क्या है? तेंदुआ है, ठीक है। अगर बात करेंगे रेंज कितना, मतलब कितना हो सकता है, तो 12,616 से लेके 15,132 तक हो सकता है, मतलब रेंज है। लेकिन अप्रोक्स क्या बोला गया? तो नहीं, अगर मोटा मोटी बात करेंगे तो 13,874। आप बोलोगे सर तेंदुआ तो एक जगह खड़ा नहीं होता, इंसान तो नहीं है जो उसका क्या करेंगे, उसकी जांच कर लेंगे। तो इनको सैटेलाइट वगैरह से क्या होता है, ड्रोन वगैरह से इनका क्या किया जाता है, इनका रिपोर्ट को जानकारी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे क्या होता है, तेंदुआ वगैरह को देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक चिप वगैरह भी डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनके मूवमेंट पे गति रखा जा सके, ठीक है। तो इसीलिए पूरी तरीके से सटीक गणना किसी जानवर की नहीं हो सकती है, खास करके हिंसक जानवर का, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि रेंज निकाला जाता है, जैसे 12,616 से 15,132 के बीच रखी गई, ठीक है। मतलब अनुमानतः ये स्थिति होगी, लेकिन पूरी तरह का देखेंगे तो 13,874 डाटा बताया गया है, ठीक है। आप देखेंगे भारत में तेंदुआ की स्थिति क्या वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? तो भारत में प्रतिवर्ष 1.08 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। मतलब 1.08% की तेंदुआ की स्थिति में वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। आप देखेंगे सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है, ठीक है। तो सर्वाधिक तेंदुआ आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा जो 3907 है। उसके बाद महाराष्ट्र है, और उसके बाद कर्नाटक है, ठीक है। क्या बिहार में तेंदुआ है? बिल्कुल, बिहार में भी तेंदुआ है। बिहार में तेंदुओं की संख्या की बात करें, 86 तेंदुआ है। कितने तेंदुआ है बिहार में? 86 एटी तेंदुआ है, ठीक है।
और तेंदुओं की संख्या, बिहार का संख्या आप याद रखो, बाकी किसी राज्य का संख्या नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाघ राज्य के नाम से भी आपको मध्य प्रदेश माना जाता है, क्योंकि बाघों की भी अधिकतम संख्या आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में ही आपको बाघ मिलेगा। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। तेंदुओं की संख्या में भी बात करेंगे तो तेंदुओं की संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? तो तेंदुआ की संख्या में भी आपको कौन सा राज्य है? तो आपको क्या मध्य मिलेगा? मध्य प्रदेश। प्रदेश ही मिलेगा, ठीक है। बाघों में कौन सा राज्य? बाघ में भी मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश को बाघ राज्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाघों में कौन है? कर्नाटक है। लेकिन तेंदुआ में दूसरा नंबर पे बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। क्या बिहार में तेंदुआ है? बिल्कुल बिहार में भी तेंदुआ है। अब बिहार में आपको तेंदुओं की संख्या की बात करेंगे तो कितनी? 86 तेंदुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं, भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना होगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस काफी कुछ दिन पहले चर्चा में था, क्योंकि मोदी जी पहुंच गए थे असम के काजीरंगा अभियान में। नहीं सर, असम नहीं, सॉरी सॉरी, कर्नाटक के किस में गए थे? बांदीपुर। बांदीपुर, बांदीपुर बांदीपुर कर्नाटक में। में गए थे। उन्होंने बिग कैट अलायंस की वहां पे नींव रखी थी, ठीक है। तो भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का एकमुश्त बजटीय समर्थन होगा, ठीक है। तो बिग कैट अलायंस के लिए बात करेंगे, कितने रुपए का बजट रखा गया? 150 करोड़। 150 करोड़। अब बिग कैट अलायंस क्या होता है? देखिए, कैट बिल्ली के प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारे जानवर है। तेंदुआ आ गया, बाघ आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारा जानवर जो कि बिल्ली के प्रजाति के आते हैं, सबके सबका संरक्षण की बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। देखेंगे क्या है बिग कैट अलायंस में। देखिए, सबके सब जानवर आप देख रहे हो ना, ये ये 7 गो होगा टोटल। ये ये ठीक है, 7 गो होगा ना। 7 जानवर है, ठीक है। कौन कौन सा है? 7 जानवर। सातों का नाम आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। देखेंगे ये सारे के सारे बिल्ली के प्रजाति है। सातों जानवर की बात करेंगे। फैमिली क्या है इसका? तो सबके सब बिल्ली के फैमिली से आते हैं, ठीक है। हालांकि बिल्ली वाला लक्षण किसी का नहीं है, लेकिन सबके सब बिल्ली के परिवार से। देखिए, एक कैनाइन होता है, एक कैनाइन में क्या होता है? कुत्ते की प्रजाति वाला। कुत्ते के प्रजाति में क्या आएगा? लोमड़ी आता है, ठीक है। कुत्ता भी आता है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? भेड़िया आता है, ठीक है। वो लोग कुत्ते की प्रजाति में आते हैं, ये लोग बिल्ली के प्रजाति में, ठीक है। इसमें बाघ है, शेर है, लियोपर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? और भी बहुत सारा होता है, देख लीजिएगा क्या क्या, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ सबका। गूगल करेगा तो सबका नाम पता चल जाएगा, लेकिन टोटल 7 है। कितने हैं टोटल? 60 है। संरक्षण के लिए वैश्विक साझेदारी की बात की। इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे इतना खतरनाक प्राणी, इसका क्यों संरक्षण करना है? तो ये मतलब बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं। अगर इनकी संख्या अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा? बहुत अधिक वेजिटेशन, मतलब वेजिटेरियन एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी। उनके बाद क्या करेंगे? पूरा पर्यावरण की ग्रीनरी को पूरा समाप्त कर देंगे। तो देखेंगे इकोसिस्टम पूरा इनवायलेंस हो सकता है। इसीलिए मांसाहारी और शाकाहारी जानवर दोनों का वातावरण में बने रहना बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए सरकार इनके संरक्षण पे बहुत पैसे खर्च करती है, ठीक है। देखेंगे 96 देश साझेदार, ठीक है। बिग कैट अलायंस जो बनने वाला है भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनने वाला है। इसमें कितने देश साझेदार होंगे? 96 कंट्री होंगे। कितने होंगे याद रखिएगा? 96 देश होंगे, ठीक है। और इसका जो सबसे पहला देश अगर बना था, आई थिंक नेपाल था ना, ठीक है। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश होंगे? 96 देश होंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है। सरकार कितने देगी? तो 5 साल के लिए 150 करोड़ रुपया की, मतलब क्या की बजट देगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा? बिल्ली की मतलब 7 प्रजाति है, इसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है, चीता है, सबके सब शामिल है, ठीक है। भारत में बात करें, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता पाया जाता है, ठीक है ना। बाघ भी है, शेर भी है, तेंदुआ भी है, हिम तेंदुआ है, चीता पाया जाता है। भारत में क्या नहीं मिलता है? तो ध्यान रखें, भारत में जागुआर और पीमा नहीं मिलता है, ठीक है। ध्यान रखें, बाकी सबके सब भारत में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे और क्या फैक्ट से बन सकता है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समग्र और समावेशी संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों, मतलब एसडीजी, ठीक है, के साथ जैव विविधता नीतियों का भी क्या करता है? तो ध्यान रखेंगे, समर्थन करता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, अब इस सबका नाम याद रखेगा, रहेंगे ना सबका नाम। कितने देश इसके साझेदार हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? कितने देश साझेदार होंगे? 96। तो 96 कंट्री होंगे। बजट कितने रखेगा इनके लिए? कितने एक सौ बजट है? पचास 5 करोड़। 150 करोड़ का बजट है, ठीक है। 7 इसमें बड़े बिल्ली, ठीक है, मतलब बिग कैट अलायंस दैट मीन बिग, बड़ा बिल्ली, ठीक है। कौन कौन है नाम तो पता ही है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब सबके सब बिल्ली के प्रजाति के है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, ठीक है। जलवायु और स्वच्छ जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन के स्वच्छ वायु फ्लैगशिप को लॉन्च किया गया है, ठीक है।
जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन ने स्वच्छ वायु फ्लैगशिप लॉन्च किया है केन्या के नैरोबी में, ठीक है, केन्या के नैरोबी में, ठीक है। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन की जलवायु और स्वच्छ वायु मंत्री स्तरीय बैठक में स्वच्छ वायु फ्लैगशिप को लॉन्च किया गया। क्या है इसका लक्ष्य, क्या है इसका पर्पस, क्या है? तो अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकों और अन्य प्रदूषकों के लक्षित करके स्वच्छ हवा धीमी जलवायु परिवर्तन प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है इसका? तो क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को शामिल करना, वायु प्रदूषण को निपटने के लिए डेटा आधारित नीति कार्य, ठीक है। वित्त पोषण की बात करेंगे, विज्ञान और वकालत का समर्थन करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब विज्ञान और नई चीजों का मतलब तर्क को मतलब क्या करना, समर्थन करना, मतलब वैज्ञानिक तर्क का समर्थन करना। यहाँ पे थोड़ा हिंदी अजीब लिखा है। कृषि उत्पादकता की बात करेंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में मतलब क्या करना, सुधार रखना। ये बैठक कहाँ पे हुआ? नैरोबी में हुआ। कहाँ पे हुआ है? नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। केन्या के नैरोबी में आप जाओगे तो वहां पे के संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था भी है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था केन्या के नैरोबी में? UNEP। यूएनईपी है, ठीक है, यूएनईपी, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। स्वच्छ वायु फ्लैगशिप अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकों को कम करने में कार्यों में मदद करेगा जिनका ग्लोबल वायु गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर त्वरित प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखें कूनो नेशनल पार्क काफी चर्चा में रहा। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में जानते हैं सबसे पहले चीते छोड़े गए थे। कहां से लाकर कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए थे, क्या बताएंगे? ठीक है, कहाँ से लाए थे? नामीबिया से चीते लाए गए, ठीक है। शुरू में नामीबिया से लाए गए, बाद में आपको दक्षिण अफ्रीका से भी चीते यहाँ पे लाए गए थे। दोनों जगह से लाए गए, शुरू में नामीबिया से, फिर दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। पूनो नेशनल पार्क आपको कहाँ पे पड़ता है तो जानते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश में आपको पूनो नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ठीक है। तो पूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामनी ने 5 बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। शावक, डेट मीन्स चीते के बच्चे, ठीक है। क्या नाम है? मतलब मादा चीता का नाम क्या है? गामिनी। क्या नाम है मादा चीता का नाम? गामिनी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? 5 शावकों को जन्म दिया, ठीक है। मादा चीता गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। कहां से लाया गया था गामिनी को? दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। इससे भारत में जन्मे शावकों की संख्या अब कितनी हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई है? 13 हो गई, ठीक है। गामिनी ने कितने बच्चे दिए? तो गामिनी ने 5 बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शावकों सहित चीतों की कुल संख्या 26 है। कितना है? इंक्लूडिंग, बहुत तो मर गए थे ना इससे पहले, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने? 26 है, ठीक है। महत्वाकांक्षी चीता पुनरुत्पादन परियोजना के तहत 17 सितंबर 2022 को, ठीक है, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म होता है। उन्होंने ही उसी दिन मतलब क्या करे, नामीबिया में चीते छोड़े, ठीक है। 8 नामीबिया चीतों को, ठीक है, पूना नेशनल पार्क के बारों में छोड़ा गया, ठीक है। कितने को छोड़े गए? 8 को छोड़े गए, ठीक है। कब छोड़े गए? तो 2022 को छोड़े गए। मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे 8 चीते को छोड़े थे जो कि नामीबिया से आए हुए थे, ठीक है। फरवरी 2023 में फिर से मतलब 12 चीता को लाया गया। कहां से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे चीतों की संख्या 20 तो हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, तो अब यहाँ पे टोटल चीतों की संख्या की बात करें कितने? 26 है। टोटल कितना? 26 है। जिनमें से कौन है? तो जिनमें से आप देखोगे तो 13 जो है शावक है, ठीक है। शावक की संख्या कितनी होगी? 13 हो गई, ठीक है। अगर बाजाबते से अगर देखेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 12, 8, 20 और 13, 33 होनी चाहिए ना। इसमें टोटल कितने? 26 है। मतलब कुछ चीतों की मतलब क्या हुई है, यहाँ पे मौत हो गई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कूनो नेशनल पार्क ध्यान में रखना। जिस मादा चीता ने बच्चे को जन्म दिया उनका नाम गामिनी है। गामिनी ने कितने बच्चे को जन्म दिया? 5 बच्चे को जन्म दिया। टोटल शावक जो यहाँ पे जन्म लिए, भारत में जन्म लेने वाले शावकों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में चीता कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। इसको 2022 में 17 सितंबर को छोड़ा गया था। फिर जाके मतलब 2023 में फरवरी में फिर से 12 चीते को लाया गया। कहां से लाया गया दूसरा बार चीता? तो दूसरा बार में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। फिर यहाँ पे चीते को छोड़ा गया। वर्तमान में कुल चीतों की संख्या पे कितनी है? तो कुल चीतों की संख्या कितनी है? 26 है, ठीक है। क्या भारत में चीता नहीं मिलता? भारत में चीता मिलता था, लेकिन एक समय में आते आते समाप्त कर दिया गया था। संपूर्ण चीता को मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद भारत में चीता मिलना बंद हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक, ठीक है। रिपोर्ट और सूचकांक को कल के क्लास में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो आप लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट और सूचकांक सभी लोग